हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर हसन अस्करी साहब। हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कितना बड़ा नुकसान है हमास के लिए और इजराइल की जानिब से? और क्योंकि हमास की जानिब से भी कहा गया था कि अब मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि ये तनाज़ा हल हो सके, इस तमाम सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्माइल हानिया की जो शहादत है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि वो हमास के टॉप के लीडर थे और जब से हमास कायम हुई थी उस वक्त से हमास के साथ वो काम कर रहे थे। उसके अलावा जो हमास की डिप्लोमेसी थी उसको भी वो आगे लेकर चलते थे। इसी वजह से वो मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेवल करते रहे हैं और उनकी इस शहादत की वजह से, जिसका इल्ज़ाम इजराइल पे लगता है, क्योंकि इजराइल ने हमेशा ये बात कही है कि वो हमास की जो टॉप लीडरशिप है उसको वो ख़त्म कर देंगे, तो अब वो इनके पीछे काफ़ी अरसा से थे। अब वो इसमें लगता है कि कामयाब हो गए हैं और वो ये वाक़या तेहरान में हुआ है, जहां वो सदरे ईरान की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसके लिए आए थे। इससे ये भी साबित होता है कि इजराइल के एजेंटों की पहुंच जो है वो ईरान के अंदर भी है। और हमने माजी में भी देखा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल के एजेंटों ने ईरान के अंदर हलाक किया। तो इस वाक़े की वजह से, यानी इस्माइल हानिया की शहादत की वजह से, जो ये सब सोचा जा रहा था कि गालबन गजा में कोई सीज फायर हो जाएगी, अब उसके इम्कानात हमें मजीद कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां इजराइल एक तरफ खुश होगा, जो फलस्तीनी हैं, खासकर गजा के फलस्तीनी हैं और हमास हैं, उनमें गम और गुस्सा दोनों चीजें होंगी। तो ये एक अफसोसनाक डेवलपमेंट है और इसकी वजह से जो अमन के इम्कानात फलस्तीन के इलाके में मजीद कम हो गए हैं और ये भी इजराइल की दहशतगर्दी की लेटेस्ट मिसाल है। अच्छा हसन अस्करी साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि हमेशा से हमने देखा है कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इस तरह की बातें की गई हैं कि तमाम तर तनाज़ात जो हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाएं और किसी न किसी तरीके से जो सीज़ फायर है उस पर मुआहिदा हो जाए किसी न किसी तरीके से। और हमने देखा कि वो वहाँ पर पहुंचे भी हैं तेहरान में, उन्होंने अपने आप को अपेयर भी किया और इस तमाम तर सूरत हाल में उनको शहीद कर दिया गया। आप ये मामला तमाम तर किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? और अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की जो लीडरशिप है वो इस तमाम तो सूरत हाल पे क्या कर सकती है, क्या मौक़िफ़ अपना सकती है, क्योंकि उनकी जानिब से कोई वाज़े सामने नहीं आया मौक़िफ़? देखिए, ईरान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर कुछ देर में मेरा ख्याल आ जाएगा कि असल वाक़या क्या हुआ और किस जगह ये वाक़या हुआ, इसकी कोई तफसील अभी हमारे तक नहीं पहुंची। लेकिन हमें माजी का पता है कि इजरायली एजेंट ईरान के अंदर भी ऑपरेट करते रहे हैं माजी के अंदर। तो इस सिलसिले में ईरान पे जिम्मेदारी आती है। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त इतना महफूज नहीं था कि इजरायली एजेंट जो हैं वो उन तक जो पहुंच गए हैं। और इस वाक़े से अब ख़तरा ये है कि जो मिडिल ईस्ट है, खासकर जो फ़लस्तीन का इलाका है, खासकर गजा का जो इलाका है, वहाँ सूरत हाल मजीद जो है वो ख़राब हो सकती है और ये कोशिश से किसी तरीके से जंग ख़त्म हो उसके इम्कानात अब नज़र नहीं आते, क्योंकि इजराइल जो है उसकी कोशिश यही है मगरबी ममालिक की सपोर्ट के साथ कि किसी तरीके से जो ये तंजीम है हमास, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक मकसद तो हासिल हुआ है कि इतने नुमाया लीडर इस्माइल हानिया पे उनका वार जो है वो कारगर साबित हुआ, लेकिन इससे इलाके में अमन और इत्मीनान की फिजा कायम होना और मुश्किल हो गया है।
अच्छा हसन अस्करी साहब, यही बताइएगा, जिस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है इसराइल की जानिब से गजा में, और इस तमाम तो सूरत हाल में कहीं ना कहीं हमास उनका दिफा करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आलमी अदालत इंसाफ की अगर बात की जाए और दीगर ममालिक की बात की जाए, वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम तर तनाज़ात जो है वो हल हो जाए। इस तमाम तो सूरत हाल में आपके समझते हैं कि वो तमाम तर ममालिक जो चाहते हैं कि इसका हल निकाला जाए, अब उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, मसला इसमें ये है कि यूएन भी चाहती है कि ये जंग खत्म हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसराइल के खिलाफ रूलिंग दी है, लेकिन इसका इसलिए असर नहीं होता कि दुनिया की जो कुछ अहम ताकतें, यानी अमेरिका है, यूरोपियन ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो जो है इसराइल की हमायत कर रही हैं। अमेरिका ने तो असला भी सप्लाई किया है इस जंग के दौरान इसराइल को, जिससे कि इसराइल को ये कॉन्फिडेंस है कि उन पे दूसरे ममालिक दबाव नहीं डाल सकेंगे। दूसरी तरफ जो मुसलमान ममालिक हैं, खासकर जिन अरब मुल्कों का तेल और गैस की वजह से इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इस सिलसिले में कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ममालिक अपने अपने इलाकाई मफादात को सामने रख के इस मामले को देख रहे हैं। और हमास एक रेडिकल फोर्स समझी जाती है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, हिजबुल्लाह की तरह। हिजबुल्लाह भी है रेडिकल समझी जाती है, हमास भी रेडिकल फोर्स समझी जाती है। तो बहुत से कंजर्वेटिव अरब स्टेट्स जो हैं वो हमास को खुलकर सपोर्ट जो है वो नहीं करते, अगरचे वो इसराइल की तनकीद जरूर करते हैं, इसराइल की मजम्मत भी करते हैं, लेकिन इस मामले को तय कराने के लिए हमास को इतनी सपोर्ट नहीं दे रहा है कि इसराइल के ऊपर जो है वो कोई दबाव बढ़ा। तो हसन साहब, यही कहा जा सकता है कि वो तमाम तर अमेरिका या मगरबी ममालिक जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसा कि इनको कत्ल किया गया है, इनको शहीद किया गया है इस्माइल हानिया को, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। देखिए, वो जिम्मेदार इस हद तक ठहराए जा सकते हैं कि उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल को असला प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इसराइल में जो है ना इतनी हिम्मत हुई कि इस किस्म की कार्रवाई करे। तो इस वाक़े की जो इनडायरेक्ट जिम्मेदारी है वो अमेरिका या मगरबी ममालिक पर आती है, बल्कि अमेरिका और कुछ मगरबी ममालिक ने तो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, और अमेरिका के अंदर सरकारी हल्के पब्लिकली तो शायद ना कहें, लेकिन वैसे वो इस वाक़े पर खुश होंगे कि इसराइल को एक कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इससे इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचेगा और मामलात को खुश उसलूबी से तय करने के इम्कानात जो हैं मिडल ईस्ट में अब वक्ती तौर पर खत्म हो गए। अच्छा हसन साहब, हमने देखा कि माजी में कुछ ममालिक की जानिब से ये हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती रही कि हमास और इसराइल के जो है मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाए और सीज फायर पे बात हो सके। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में, जैसा कि आपने कहा कि इसराइल को कहीं ना कहीं मगरबी ममालिक की सपोर्ट है, इस तमाम तर सूरत हाल में जैसे कि वो किसी और मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करते हैं और वहीं पर उनको निशाना बनाया जाना और शहीद कर देना, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो है ना मगरबी ममालिक की सपोर्ट का एक बड़ा अहम किरदार है, और ये सीज फायर हो सकती है वहाँ पे, यानी गजा के इलाके में, अगर अमेरिका चाहे। अमेरिका के सदर बाइडन ने वक्तन फक्तन बयान तो दिया है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि जो हमास है उसको और मजीद नुकसान पहुँचे, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। तो जब तक उनको सपोर्ट हासिल नहीं होगी अमेरिका की, उस वक्त तक सीज फायर होने का इम्कान बड़ा कम है। दूसरी तरफ जो मुसलमान मौसर ममालिक हैं, बासर ममालिक हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस को अमेरिका पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके अपने मुफादात हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अमेरिका से कहें कि वो असला देना इसराइल को बंद करके उनसे ये कहे कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर ना होने की वजह ये है कि दोनों तरफ शराइत पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। कुछ बातें इसराइल अपनी एक तरफा गुफ्तगू करता है, हमास भी कुछ शराइत रखना चाहता है, क्योंकि गजा के इलाके की जो तबाही और बर्बादी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि अगले 10-15 साल में उसमें कोई रिहेबिलिटेशन या उसकी बहाली हो सकेगी। तो दोनों के मसाइल हैं,
اور چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا اور امریکہ، برطانیہ، یہ جو یورپین ممالک ہیں وہ چونکہ اتنے حق میں نہیں ہیں جلدی جنگ ختم کرنے کے، تو اسرائیل کو ایک ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کارروائی جو ہے مرضی سے کرتا ہے، کیونکہ اس کی ملٹری قوت جو ہے مڈل ایسٹ میں ملیٹریلی اسرائیل سب سے مضبوط ملک ہے، سب سے پاورفل ملک ہے، جس کو مغربی ممالک خاص کر امریکہ سے اسلحہ بھی ملتا ہے۔ اچھا حسن صاحب، جیسا کہ غزہ میں اور فلسطین میں انسانیت سوز مظالم کی جا رہے ہیں، نسل کشی ایک طرح سے کی جا رہی ہے، اس تمام تر صورتحال میں گویا کہ اگر حماس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر بھی دیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں انسانیت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب امریکہ یا اور دیگر مغربی ممالک کی اگر بات کی جائے تو وہ تو امن کے پرچار کرتے ہوئے دکھتے ہیں، تو اس تمام تر صورتحال میں وہ اپنے آپ کو کیسے کلیئر کریں گے کہ اب ان کو کیا موقف اپنانا چاہیے؟ اس تمام تر صورتحال میں کہاں کھڑا ہے امریکہ اور اس وقت دیگر پاکستان مسلمان جو ممالک ہیں، 72 ممالک کی جیسے آپ نے بات کی؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ اور مغربی ممالک کا تعلق ہے، وہاں ان کی جو پالیسی ہے سیاسی مصلحت اور ان کی سیاسی ضرورت سے ڈومینیٹ ہوتی ہے، اور یہ اصول اور قاعدے انسانی حقوق، امن، آشتی، صلح، یہ باتیں وہ اس وقت کرتے ہیں جب اس سے ان کے مفادات بڑھتے ہوں۔ چونکہ مڈل ایسٹ میں مغربی ممالک کے مفادات اسرائیل کی کامیابی سے بڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے جو غزہ کے اندر اسرائیل نے ظلم کیا ہے، جو زیادتیاں کی ہیں، انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، اور بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پالیسی کو جینوسائڈ قرار دیا جا سکتا ہے، ان سب باتوں کو وہ اگنور کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی مصلحت ہے۔ اور یہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو ہے وہ اسی قسم کی پالیسی کو فالو کریں گے۔ اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا جا سکتا تھا اگر اسلامی دنیا کے، خاص کر عرب ورلڈ کے جو طاقتور ممالک ہیں، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے امریکہ کو کچھ روکنے کی بات کرتے یا اس کو ماڈریشن کی تجویز دیتے، لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جو بااثر عرب ممالک ہیں انہوں نے حماس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی براہ راست کوشش کی ہو یا امریکہ سے یہ کہا ہو کہ اس معاملے کو جلد از جلد طے کروائیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا حسن عسکری صاحب، یہ تمام تر صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، اگر ہم اوورآل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں گے، جیسا سیز فائر کی بات کی گئی تھی، اب یہ کافی بڑا نقصان ہے حماس کا، اس تمام تر صورتحال پہ آپ کے سمجھتے ہیں اس پر بات اب ہونے کے کوئی چانسز رہ گئے ہیں اور سیز فائر پر کوئی بات ہو سکتی ہے، اور حماس کے لیے یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیے، حماس کے لیے تو نقصان ہے نا، کیونکہ یہ حماس کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور لوگوں کو انسپائر کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے حماس میں دوبارہ ایک بلبلہ پیدا ہوگا کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب عرب ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ اس معاملے کو سیز فائر کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ غزہ کے علاقے میں جس طرح انسانیت کے اصولوں کو اسرائیل نے پامال کیا ہے، اس سلسلے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں، خاص کر جو اسلامی ممالک ہیں، وہ اصرار کریں امریکہ کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو تنبیہ کرے کہ اس معاملے کو اب سود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا نا، کہ اور حماس کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو ان کا ایک مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جب تک اسرائیل پہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور اسرائیل کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ اسے بڑے مغربی ممالک کی سپورٹ نہیں ملے گی، میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے فوری طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہو۔ اچھا حسن عسکری صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ جو تھے ایک ان کے بڑے لیڈر تھے
और यकीनी तौर पर ये हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसराइल की जानिब से भी ये हर दफ़ा ये बात की गई कि हम हमास का खात्मा चाहते हैं। उनको तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल ही गई है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अमेरिका को आप नहीं समझते कि आकर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनको अब कामयाबी मिल गई है, अब अमन की तरफ जाना चाहिए, इंसानियत सोज मज़ालिम जो नस्ल कुशी की जा रही है उसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई आके अपना कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देता? देखिए, अमेरिका तो इस बात पे खुश होगा क्योंकि अमेरिका तो अब हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझता है, तो वो तो इस वाक़े पे खुश होगा। लेकिन ये है कि अभी तक तो कोई अमेरिका से ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन अगर इस वाक़े के बाद भी जो है ये जो सिलसिला जंग का चलता रहा तो इससे ज़्यादा नुकसानात होंगे। और बेहतर यही है कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक जो हैं और अरब ममालिक जो हैं वो कोशिश अब करें दोबारा कि वहाँ कोई सीज फायर हो जाए। और वो सीज फायर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अमेरिका वाज़े तौर पर सीज फायर की जो है वो हमायत न करे। देखते हैं अब अमेरिका का जो ऑफिशियल रिएक्शन जो है इस पे क्या आएगा। ठीक है, दिफाई तज्ज़िया कार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की आपने, बहुत शुक्रिया।